Okay, so moving towards our next part that is diseases. ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं मलेरिया की तरफ. अभी डिजीजेस का क्या है, डिजीजेस एकदम सिंपल सी कंसेप्ट है. अपने को डिजीजेस में क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है, तो जैसे हम एनिमल किंगडम में करते हैं, टेबल टाइप चीज़ हम बना सकते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर वो जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा, फिर सिमेट्री क्या रहेगी, है ना, फिर सिलोम रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है, लेयर्स कितनी रहेगी, और हर एक क्लास के लिए अपन, हर एक फाइलम के लिए अपन वो चीज़ उसमें लिख सकते हैं, बराबर. तो वैसे यहाँ पर भी अपने को कॉमन ग्राउंड ही सब हर एक डिजीज में देखना पड़ता है. जैसे क्या क्या देखना पड़ता है, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कॉजेटिव एजेंट, कि ये डिजीज कॉज कौन करता है. ठीक है. अच्छा, डिजीज 3 प्रकार के रहते हैं ना. एक तो जेनेटिक, मतलब जीन्स ही खराब है किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने का अपना, तो वो प्रोटीन तो बॉडी में तैयार हो नहीं पाएगा. दूसरा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी होगा, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होगा, विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होगा, प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोरकर होगा, प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की कमी रही अगर तो मैरेस्मस होगा, एंड सो ऑन. ठीक है. तो तीसरा रहेगा ये कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटिस्टा या इनके कारण, पैरासाइट्स के कारण होने वाला. ठीक है. तो अपने को जेनेटिक डिजीज तो जेनेटिक्स चैप्टर में देखना है. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स जो मैंने बोला, विटामिन की कमी वाले, और ये मैरेस्मस, क्वाशियोरकर, डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है, उतना ही इनफ है, ज़्यादा अपने को देखने की ज़रूरत नहीं है. इस चैप्टर में ह्यूमन हेल्थ में अपने को ये कम्युनिकेबल डिजीज ही देखने पड़ते हैं. ठीक है, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई इनके कारण होंगे. तो इन डिजीज की खासियत क्या है कि ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैल सकते हैं. डायबिटीज नहीं फैल सकता एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, हार्ट अटैक नहीं फैल सकता, लेकिन कोरोना फैल सकता है, टाइफाइड फैल सकता है ना. तो अपने को सबसे पहले देखना होता है कॉजेटिव एजेंट. ठीक है. तो मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है वो है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम क्या है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा है. प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. तो वो यूकैरियोटिक सेल जो है यूनिसेलुलर, वो प्लांट सेल भी हो सकता है, एनिमल सेल भी हो सकता है, फंगल सेल भी हो सकता है ना. तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एंड नॉट फंगल लेकिन स्लाइम मोल्ड्स नाम की एक चीज होती है. ठीक है. तो 3 प्रकार के डिविजन्स अपन ने प्रोटिस्टा के करते हैं हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में. तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये उसमें से एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंडर आता है. ठीक है. एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है प्रोटोजुआ, जू मतलब एनिमल, जूलॉजी है ना, जूलॉजिकल पार्क. तो प्रोटोजुआ, प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजुआ वाला जो ग्रुप रहेगा उसके अंदर प्लाज्मोडियम आएगा. ठीक है. तो प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज है. एक है प्लाज्मोडियम ओवेल, एक है प्लाज्मोडियम मलेरिये, ठीक है, एक है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, और एक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे डेंजरस वाला मलेरिया कॉज करता है. ठीक है. मतलब इसको ब्रेन मलेरिया बोलते हैं. इसमें डेथ के चांसेस, लीदल वाला जो है जिसमें मरने की प्रोबेबिलिटी है, वो वाला मलेरिया, सबसे खतरनाक वाला मलेरिया ये कॉज करता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. ठीक है. तो ये अपने को याद रहना चाहिए, मतलब सभी याद रहने चाहिए चारों, लेकिन सबसे खतरनाक वाला कौन सा है, ब्रेन मलेरिया कौन सा है पूछा, सबसे डेंजरस मलेरिया कौन सा है पूछा, तो वो ये आएगा, फैल्सीपेरम. ठीक है. फिर पॉजिटिव एजेंट के बाद कोई भी डिजीज में अपन दूसरी चीज क्या देखेंगे, दूसरी चीज अपन देखेंगे कि वो जो एजेंट है, वो जो डिजीज है, वो अपने बॉडी में आया कैसे इन द फर्स्ट प्लेस, है ना. तो मतलब ट्रांसमिट कैसे होता है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में. तो डिजीज ट्रांसमिशन के जो तरीके हैं वो कैसे कैसे तरीके हैं, तो एक रहता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब छींकने के कारण. ठीक है. छींक के थ्रू जो डिजीजेस ट्रांसपोर्ट होते हैं वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन रहेंगे, जैसे लंग्स या नोज, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले जो डिजीज रहते हैं, सर्दी, खांसी, है ना, न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा, ये सब डिजीज है जो छींकने से, खांसने से फैल सकते हैं. ठीक है. दूसरे रहेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसा अपन ने पिछले बार देखा था एड्स. एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है. ठीक है. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में हर्पीस भी आता है. वैसे हर्पीस बाकी तरीकों से भी ट्रांसफर हो सकता है,
लेकिन सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी है। फिर जेनाइटल वॉर्ट्स, ठीक है, जेनाइटल वॉर्ट्स, पिछले बार अपन ने नॉर्मल वॉर्ट्स देखा था जो नेक पे वगैरह फोडे टाइप स्ट्रक्चर आता है पैपिलोमा वायरस वाला, वो अलग था। जेनाइटल वॉर्ट्स नाम की डिजीज की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। फिर सिफाइलिस, SYPHILIS, सिफाइलिस, वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। फिर गोनोरिया, ठीक है, GONORRHEA, वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो अलग अलग प्रकार के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस रह सकते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है बैक्टीरिया वायरस अपने बॉडी में अंदर आने का? तो टच, ठीक है, टचिंग से, जैसे स्किन इन्फेक्शन जो होते हैं, रिंग वर्म नाम का एक डिजीज होता है जिसमें एक फंगस अपने स्किन को इन्फेक्ट करता है। टीवी पे एक रिंग गार्ड नाम के ट्यूब की एड आती है, रिंग गार्ड नाम के क्रीम की, दाद की खुजली बोलते हैं वो उसको हिंदी में। तो स्किन का इन्फेक्शन गंदा सा, उसमें एक फोटो भी रहता है, अभी आती है कि टीवी पे एड पता नहीं, पहले तो आया करती थी। यू कैन इजीली सर्च दैट ऑन गूगल एंड यू कैन सी व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तुमने देखा भी होगा, स्किन में ऐसे रेडिश रैशेस आ रहते हैं, काफी गंदी दिखती है स्किन। तो उसमें कैसा रहेगा, वो इंसान जिसको रिंगवर्म हो गया है उसके कपड़े अगर कोई दूसरा पहनेगा बिना धोए वाले कपड़े, हाँ, फंगीसाइडल क्रीम में धोए बिना, तो वो फंगस दूसरे पर्सन के स्किन पे ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। यूज्ड क्लोथ्स, यूज्ड सॉक्स, हैंडकरचीफ या नॉर्मल भी टच करने से इधर उधर। अच्छा, टचिंग से कंजंक्टिवाइटिस भी फैलता है। कंजंक्टिवाइटिस अपना जिसको अपन मराठी में डोळे येणं बोलते हैं, है ना, आंखें लाल हो जाती है, डोळे आले बोलते हैं अपन। तो दैट इज कंजक्टिवा का आइटिस, मतलब कंजक्टिवाइटिस। तो वो क्या होता है, उसमें आंखें लाल हो जाती है तो दिखता है काफी गंदा, इसलिए द पेशेंट इज आस्क्ड टू वेयर गॉगल्स, ठीक है, सनग्लासेस। तो स्कूल में वगैरह तुमने देखा होगा बचपन में ग्लासेस पहन के आते, तो ऐसी अफवाह फैली रहती है बचपन में, सबने तुमने सुना ही होगा, मैंने भी चौथी पांचवी में सुना ही था। सब सुनते ही है बचपन में ये चीज कि जिसको कंजंक्टिवाइटिस हुआ है उसकी आंखों में अगर देखा तो अपने को भी हो जाता है। तो ऐसा ऑफकोर्स नहीं है, उसमें क्या होता है, वो अपनी आंखें रब करता है और फिर वो उंगलियां उसकी इधर उधर वो टच करता है बेंच पे वगैरह, फिर उसी बेंच को अपन टच करते हैं, फिर अपन अपनी आंखों को टच करते हैं, तो वो बैक्टीरिया है क्या कि कंजंक्टिवाइटिस का वायरस है? आई विल हैव टू चेक, बैक्टीरिया की वायरस है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, जो भी है एजेंट, पॉजिटिव एजेंट अपनी आंखों में ट्रांसफर हो जाएगा कंजंक्टिवाइटिस वाला, ठीक है। तो गॉगल पहनने का उसका एक और रीजन ये रहता है कि गॉगल पहना रहेगा तो एकदम से वो आंखें जब रब करने जाएगा तो उसको बीच में एक क्या कहेंगे ऑब्स्टेकल आएगा, हो सकता है उसको ध्यान में आए, क्योंकि डॉक्टर तो बताते ही है कि आंखें बार बार रब नहीं करनी है। दूसरा, वो आंखें दिखती गंदी है इसलिए गॉगल पहना जाता है, उसकी आंखों में देखने से वो डिजीज नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो भी टच के कारण ही होगा, इधर उधर टच करने के कारण, ठीक है। और फिर और क्या रीजन हो सकता है? तो अनदर रीजन ऑफ डिजीज ट्रांसफर कैन बी थ्रू वेक्टर्स, है ना। वेक्टर्स मतलब कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जो उस डिजीज को कैरी कर रहा है, ठीक है। तो मलेरिया किसके कारण फैलता है? एनोफिलस नाम की जो मस्कीटो है उसके काटने से फैलता है। हमको पता है कि सिर्फ फीमेल एनोफिलस ही लगेगी अपने को, क्योंकि मेल एनोफिलस तो ट्री सैप सक करेगा, है ना, ट्री सैप। मेल जो मस्कीटोज रहते हैं वो तो ट्री का सैप पीते हैं, तो उनको तो वो तो ह्यूमंस को काटते नहीं है, उसका काम फीमेल का रहेगा, तो फीमेल एनोफिलस, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी चीज अपने को देखनी रहती है, वो रहती है सिम्टम्स। चौथी चीज अपने को देखनी रहती है प्रिवेंशन। पांचवी चीज अपने को देखनी रहती है क्योर, ठीक है, कि इसका कोई क्योर है क्या। और फिर उसके बाद अगर वो जो पॉजिटिव एजेंट है उसका कुछ लाइफ साइकिल अगर होगा तो लाइफ साइकिल अपने को देखना रहेगा, और कुछ स्पेशल पॉइंट्स। तो ऐसा फटाफट अपने को पढ़ना है, एकदम सिंपल सी चीज है डिजीजेस, कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो इसके सिम्टम्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं तुमको इसकी लाइफ साइकिल पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि मैं अगर तुमको इसकी लाइफ साइकिल पहले पढ़ा दूंगा तो इसके सिम्टम्स तुमको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल क्या है, ध्यान से सुनो। मस्कीटो, अच्छा, नया वाला जो स्टेट बोर्ड का बुक आया है ना, अभी मैं तुमको जो पढ़ाने वाला हूं उसके बाद तुम जब नया वाला स्टेट बोर्ड का बुक पढ़ोगे जिसका पीडीएफ मैंने तुमको भेजा था, तो तुमको कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा, थोड़ा अलग दिखेगा। लेकिन मैं जो तुमको पढ़ाने जा रहा हूँ वो स्टैंडर्ड बुक्स से पढ़ के बता रहा हूँ, ये वाला एक्चुअल में रियल है। दूसरी बात, एनसीईआरटी में यही वाला दिया है जो मैं तुमको बता रहा हूँ। तीसरी बात,
पुराने वाले स्टेट बोर्ड की बुक में जो मेरे पास है उसमें भी यही वाला दिया है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। उन्होंने क्यों उसको चेंज कर दिया आई डोंट नो, हल्का सा चेंज है एकदम, शायद तुमको नहीं भी ध्यान में आए, लेकिन ये वाला तुमको ध्यान में रखना है जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मस्कीटो ने क्या किया, बाइट किया एक ह्यूमन को, ठीक है। मस्कीटो बाइट करने के बाद स्पोरोजॉइट नाम के कुछ स्पोर्स ह्यूमन बीइंग के ब्लड में आ जाते हैं। अब ये जो स्पोरोजॉइट्स है ये माइग्रेट करते हैं लीवर में, ठीक है। लीवर में जाने के बाद लीवर में ये अपना नेक्स्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का स्टेज कंप्लीट करते हैं और बन जाते हैं मीरोजॉइट, ठीक है। अब ये जो मीरोजॉइट्स है, ये मीरोजॉइट्स कहाँ जाते हैं, लीवर में से निकल के जाते हैं एंटर द आरबीसीज, ठीक है। आरबीसी में एंटर करने के बाद वहां पर वो कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रोफोजॉइट्स में, ठीक है। अब ये ट्रोफोजॉइट्स क्या करते हैं, ये ट्रोफोजॉइट्स फर्दर कन्वर्ट होते हैं इनटू शीजॉन्स, ठीक है। कुछ शीजॉन्स मल्टीप्लाई करके और ट्रोफोजॉइट्स बनाते हैं, ट्रोफोजॉइट्स और शीजॉन्स बनाते हैं, ऐसा चलते रहता है। और कुछ शीजॉन्स, ठीक है, शीजॉन्स जो स्टेज है उसके बाद कुछ शीजॉन्स क्या करेंगे, गैमिटोसाइट्स बनाएंगे, गैमिटोसाइट्स। अब मस्कीटो बाइट से जो पेशेंट है, ये मलेरिया का पेशेंट, ये वाला ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन 1 लिख देता हूं, ठीक है। ये गैमिटोफाइट्स और शीजॉन्स मस्कीटो बाइट से, कौन सा मस्कीटो, फीमेल एनोफिलस मस्कीटो बाइट से ये एंटर करेगा मस्कीटो में, ठीक है। वहां पर गैमिटोसाइट्स के नाम में ही लिखा है क्या है, गैमिटोसाइट्स क्या करेंगे, गैमिटोसाइट्स मेल फीमेल गैमिट्स बनाएंगे, मेल गैमिट फीमेल गैमिट, बराबर। ये मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज होके बनेगा जाइगोट, ठीक है। जाइगोट विल डेवलप इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ऊकाइनेट, जाइगोट विल डेवलप इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ऊकाइनेट, ठीक है। अब ये ऊकाइनेट क्या करेगा, अच्छा ये सब ये जो फ्यूजन हो रहा है ना, ये इन द मस्कीटो गट हो रहा है। मस्कीटो का जो गट है, गट समझता है ना, मस्कीटो का गट मतलब इंटेस्टाइन, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्री कैनाल को अपन गट बोलते हैं, इंग्लिश में अपन जनरली इंटेस्टाइन को गट बोलते हैं, ठीक है। तो इन द मस्कीटो गट, मस्कीटो के गट में ये मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज होकर इन द मस्कीटोज गट जाइगोट बनेंगे, जाइगोट विल ग्रो इनटू ऊकाइनेट। अब वो ऊकाइनेट क्या करेगा, ब्लड वेसल्स से आ जाएगा, ब्लड के थ्रू आएगा इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मस्कीटो, इन द सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। और फिर वो स्पोरोजॉइट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मस्कीटो किसी दूसरे ह्यूमन को काटेगा, दूसरे ह्यूमन को काटने के बाद अगेन स्पोरोजॉइट्स उस दूसरे ह्यूमन के अंदर चले जाएंगे, है ना। फिर से उस ह्यूमन के लीवर में माइग्रेट करेंगे, वहां पर मीरोजॉइट बनेंगे। फिर मीरोजॉइट लीवर को फोड़ के आरबीसीज में जाएंगे, वहां पर ट्रोफोजॉइट बनेंगे। फिर आरबीसी में शीजॉन्स बनेंगे, शीजॉन्स वापस ट्रोफोसाइट्स भी बनाएंगे, गैमेटोसाइट्स भी बनाएंगे। आरबीसी को फोड़ के बाहर निकलेंगे प्लाज्मा में। मस्कीटो जब काटेगा तो मस्कीटो बाइट से वो गैमेटोसाइट्स फिर से मस्कीटो में चले जाएंगे, मेल गैमिट फीमेल गैमिट बनेंगे। मस्कीटो के गट में फ्यूज होकर जाइगोट बनेगा, जाइगोट विल ग्रो इनटू ऊकाइनेट, सलाइवरी ग्लैंड में माइग्रेट होकर स्पोरोजॉइट बनेगा। फिर से मस्कीटो तीसरे ह्यूमन बीइंग को काटेगा, है ना। इसमें भी जैसे ह्यूमन 1, ह्यूमन 2, ह्यूमन 3 है, वैसे मस्कीटो 1, मस्कीटो 3 रहेगा। उसी ह्यूमन को वही मस्कीटो, उसी ह्यूमन को वही मस्कीटो नहीं काट रहा है। अच्छा, उसी ह्यूमन को वही मस्कीटो भी काट सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन अलग अलग ह्यूमंस को अलग अलग मस्कीटो काट रहे हैं। ऐसा डाउट मेरे को पास्ट में पूछा गया है, एक्चुअल में इसलिए बता रहा हूँ। तो ऐसा कुछ बेवकूफ सामान सोचने का नहीं, ठीक है, कि ये तो एक ह्यूमन और एक मस्कीटो की स्टोरी चल रही है, बस दोनों गोल गोल घूम रहे हैं। नो, इसलिए मैंने ह्यूमन 1 लिखा। फिर अगली बार किसी दूसरे ह्यूमन को काटेगा तो उसके बॉडी में आ जाएगा, फिर उसको जो मस्कीटो काटेगा उसके थ्रू मस्कीटो उसको किसी तीसरे ह्यूमन बीइंग में पहुंचाएगा, है ना। तो ये एकदम सिंपल सी लाइफ साइकिल है।
तुम बोलोगे क्या सिंपल क्या डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नाम है। अरे क्या डिफिकल्ट है, बहुत इजी है। एस फॉर स्पोरोजॉइट, एस फॉर संडे, ठीक है। एम फॉर मीरोजॉइट, एम फॉर मंडे, ठीक है। टी फॉर ट्रोफोजॉइट, टी फॉर ट्यूसडे, ठीक है। शीजन थोड़ा सा रखना पड़ेगा यार, बाकी ये तो इजी है, संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है। संडे मंडे ट्यूसडे है ना। अच्छा, संडे मंडे ट्यूसडे मलेरिया से रिलेटेड है, ये याद रखना भी आसान है, क्योंकि मलेरिया का सिम्टम है कि इसमें ऑन एंड ऑफ फीवर आता है, मतलब 2-2, 3-3 दिन के बाद फीवर आता है, ठीक है। जैसे ये जो 4 स्पीशीज है, ये जो 4 स्पीशीज है, इन चारों स्पीशीज में से ये फैल्सीपेरम में मेरे ख्याल से 48 to 72 आवर्स के बाद आता है फीवर, मतलब 48 to 72 आवर्स के बाद आया, फिर ठीक हो गया, फिर से 48 to 72 आवर्स के बाद आया, फिर ठीक हो गया, फिर से 48 to 72 आवर्स के बाद आया, फिर ठीक हो गया, ऐसा मतलब 48 to 78 आवर्स के इंटरवल के बाद आता है फैल्सीपेरम में, ठीक है। और शायद मलेरिया का और ओवेल का 48 आवर्स के बाद है, इसका 22 आवर्स के बाद है, ऐसा कुछ है, स्टेट बोर्ड की बुक में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब क्या है, 2-3 दिन के बाद फीवर आता है, ठीक हो जाता है, फिर से 2 दिन बाद आता है, ठीक हो जाता है, फिर से 2 दिन बाद है। तो कितने देर के बाद फीवर आ रहा है, इसका हर एक स्पीशीज का वो इंटरवल अलग अलग रहता है। तो इससे अपन याद रख सकते हैं कि 2-3 दिन के बाद आ रहा है, तो 2-3 दिन, संडे मंडे ट्यूसडे, स्पोरोजॉइट मीरोजॉइट ट्रोफोजॉइट, स्पोरोजॉइट मीरोजॉइट ट्रोफोजॉइट, ठीक है, सिंपल। अब ये लाइफ साइकिल का मलेरिया के सिम्टम्स से क्या लेना देना है, मैंने सिम्टम्स पहले क्यों नहीं बताए। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या होने वाला है। माइग्रेट टू लीवर, तो लीवर सेल्स में जब ये मीरोजॉइट बन जाएंगे तो लीवर सेल्स को फोड़ के बाहर निकलेंगे, मतलब लीवर सेल्स फूट रही है, लीवर सेल्स का नुकसान हो रहा है, मतलब हेपेटोमेगैली होगा। हेपेटो मतलब लीवर, मेगैली मतलब उसके ऊपर सूजन आ जाना, ठीक है, लीवर का प्रॉब्लम होगा। तो लीवर खराब होने के कारण जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स अपने को दिखेंगे, बराबर, ये पहला सिम्टम हो गया। दूसरी बात, ये एंटर द आरबीसीज कर रहा है, एंटर द आरबीसीज करने के कारण क्या होगा, आरबीसीज को बर्स्ट करके बाहर निकलेगा ट्रोफोजॉइट बन के। आरबीसीज को बर्स्ट करके जब बाहर निकलेगा तो आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होगा। आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होने के कारण क्या होगा, आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन के कारण अपना ब्लड फ्लो हैम्पर होगा, तो अपने को अनेमिया होगा, मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बराबर नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज क्या कौन रहता है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज मतलब कब्रिस्तान आरबीसीज का कब्रिस्तान रहता है स्प्लीन। तो स्प्लीन के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, इतने सारे आरबीसीज मर रही है, उनके डेड बॉडीज को दफनाने का, दफनाते नहीं है स्प्लीन में। मैंने क्या होता है स्प्लीन में एक्चुअल में बताया था, कब, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के वक्त, है ना, लिम्फेटिक सिस्टम बताते वक्त। तो लेकिन उसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं, सही में दफनाते नहीं है ह्यूमन बीइंग के समान, लेकिन उसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं स्प्लीन को आरबीसीज का। तो मेरा मुद्दा ये है कि स्प्लीन के ऊपर स्ट्रेस आएगा तो स्प्लीनोमेगैली होगा, है ना। अच्छा, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होने के कारण जो एनीमिया हो रहा है उसके कारण ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हर एक ऑर्गन को इम्पैक्ट करेगा, किसी भी ऑर्गन के पास बराबर ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा। तो सभी ऑर्गन एक्चुअली ये हो क्या कहते हैं उसको, इम्पैक्ट होंगे, ठीक है। लेकिन ब्रेन को सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, टोल्ड यू। तो ये ऑक्सीजन की जो कमी होगी इससे ब्रेन के ऊपर तो अच्छा खासा फर्क पड़ेगा, है ना। तो सेरिब्रल इस्चेमिया होगा, इस्चेमिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को ऑक्सीजन की कमी होना इज कॉल्ड एज इस्चेमिया। तो सेरिब्रम मतलब अपना ब्रेन, इसका इस्चेमिया होगा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट मलेरिया का सिम्टम, मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ ना कि बायोलॉजी दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। तुम अगर इवोल्यूशन को समझोगे, इवोल्यूशन कैसे होता है और इवोल्यूशन का कैसा कैसा प्लान है, तो देर मैं चैलेंज है मेरा कि बायोलॉजी से ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो शीजॉन्ट्स है, जो ट्रोफोजॉइट्स है, ये है तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एक एसेक्सुअल फेज, उसके पास ब्रेन नहीं है, न्यूरॉन नहीं है, कुछ नहीं है, उसको ना इवोल्यूशन समझता है, ना उसको ह्यूमन एनाटॉमी समझती है, उसको कुछ नहीं समझता है, ठीक है। उसको ना मैथमेटिक्स समझता है, ना उसको डे नाइट समझता है, उसको कुछ नहीं समझता है। लेकिन ये आरबीसीज को फोड़ के जो बाहर निकलते हैं ना, ये सिर्फ रात के समय बाहर निकलते हैं, रात के 2 बजे वगैरह, क्योंकि रात के 2 बजे अपने को मच्छर काटते, दिन के समय मच्छर नहीं रहते हैं, है ना। मस्कीटो जो है वो नॉक्टर्नल एनिमल है, कितने भी किसी जगह पर मस्कीटो रहे तो रात के समय जितने मस्कीटो रहते हैं, तुम किसी एकदम
गंदे से गटर वाली जगह के पास भी दिन के समय जाओगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक भी मस्कीटो नहीं दिखेगा, लेकिन रात के समय जितने मस्कीटो रहते हैं उतने दिन के समय नहीं होते हैं। तो दूसरे मस्कीटो में उसको एंटर करना जरूरी है अपनी लाइफ साइकिल खत्म करने के लिए, दूसरे ह्यूमन बीइंग के बॉडी में एंटर करने के लिए, अपनी स्पीशीज को प्रोलिफरेट करने के लिए, अपनी स्पीशीज को ग्रो करने के लिए दूसरे मस्कीटो के बॉडी में जाना जरूरी है। और उसको पता है कि अगर अपन दिन के समय बाहर निकल गए आरबीसी के, तो ये जो ह्यूमन बीइंग है इसके डब्ल्यूबीसी, इसके मैक्रोफाजेस, इसके साइटोटॉक्सिक टी सेल्स अपने को डिस्ट्रॉय कर देंगे, है ना। अपने को रात के समय बाहर निकलना पड़ेगा, रात के समय भी वो अपने को डिस्ट्रॉय करेंगे, नो डाउट, लेकिन रात के समय अपने को मच्छर काटते रहेंगे तो अपन मच्छर के बॉडी में भी जाते रहेंगे, मच्छर के बॉडी में भी जाते रहेंगे, तो अपना स्प्रेड होते रहेगा, इवोल्यूशन होते रहेगा, अपनी स्पीशीज फैलते रहेगी। तो बराबर रात के समय आरबीसीज को फोड़ के बाहर निकलते हैं। तो क्या होता है कि रात के समय अपने जो मैक्रोफाजेस है ब्लड में घूमते हुए, उनको एकदम बहुत सारे प्लाज्मोडियम दिखने लगते हैं। तो वो सब करता है पायरोजेंस रिलीज करना, फिर वो एंटीजन जाकर टी सेल्स को, बी सेल्स को दिखाना, वो जो अपन ने पहले सब पढ़ा वो सब करता है। फीवर आता है, ठीक है, ये सब होता है। और सुबह होते होते क्या होता है, जैसे मस्कीटो का बाइटिंग का टाइम खत्म होने लगता है। इसको कैसे पता प्लाज्मोडियम को कि मस्कीटो का टाइम खत्म हो रहा है या दिन हो रहा है, ये भी मस्कीटो को कैसे समझता है, सॉरी प्लाज्मोडियम को कैसे समझता है ना। बॉडी के अंदर तो हमेशा ही अंधेरा रहेगा, है ना, लेकिन उसको समझता है। और वो बराबर दिन होते ही आरबीसीज के अंदर वापस घुस जाता है, जो बची हुई आरबीसीज है उसके अंदर। तो अब क्या होता है, मैक्रोफाजेस को प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में वो एंटीजन दिखना बंद हो जाता है, वो प्लाज्मोडियम दिखना बंद हो जाता है। तो टी सप्रेसर सेल्स क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं कि चलो रुक जाओ हम जीत गए वॉर, हमने पूरा वो जो भी था वो, उसको तो नहीं समझता है बैक्टीरिया, वायरस, प्लाज्मोडियम, ऐसा कुछ डिफरेंस, प्रोटोजोआ, लेकिन जो भी था इन्फेक्शियस एजेंट उसको अपन ने खत्म कर दिया। टी सप्रेसर जीन्स पूरे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है, अपन पूरे ठीक हो जाते हैं, अपन बढ़िया स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, सब कुछ अपना काम धाम करते हैं। 24 आवर्स के बाद या 48 आवर्स के बाद या 72 आवर्स के बाद जो भी स्पीशीज है प्लाज्मोडियम का, उसके हिसाब से फिर से रात में बुखार आता है, फिर से दिन में ठीक हो जाता है, फिर से रात में बुखार आता है, फिर से दिन में ठीक हो जाता है ना। तो ये जो ऐसा पैकेट्स में बुखार आता है, पैकेट्स में इन द सेंस क्या कहेंगे हम, ग्रुप्स में, रात में बुखार आया दिन में ठीक, रात में बुखार आया दिन में ठीक, ये क्लासिकल सिम्टम है मलेरिया का। इसका रीजन समझ में आ रहा है ना, क्या इसका रीजन ये है ना। अमेजिंग कंसेप्ट, प्लाज्मोडियम को ये समझता है बिना दिमाग के, बिना न्यूरॉन के, डोंट नो हाउ। तो इसके क्या सिम्टम्स है, तो अपन ने इसके सिम्टम्स देखे। हेपेटोमेगैली, मतलब हेपेटिक किसका एडजेक्टिव है, हेपेटिक इज द एडजेक्टिव ऑफ लीवर, तो हेपेटोमेगैली होगा, ठीक है। स्प्लीन के ऊपर प्रेशर आएगा तो स्प्लीनोमेगैली होगा, ठीक है। फिर अनेमिया होगा, ठीक है। अनेमिया के कारण सभी ऑर्गन्स को वैसे ब्लड सप्लाई कम होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट अपने को दिखेगा खतरनाक तरीके से सेरिब्रम पे। तो सेरिब्रल इस्चेमिया मतलब सेरिब्रम को ब्लड की कमी, ब्लड का फ्लो कम होगा सेरिब्रम की तरफ, है ना। एंड क्लासिकल सिम्टम, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम, क्योंकि ये सब चीजें अपने को बाकी बहुत सारे डिजीज में दिख सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है वो क्या है, वो है बाउट्स ऑफ फीवर, है ना। बुखार आएगा ठीक हो जाएगा, बुखार आएगा ठीक हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। अच्छा, बुखार भी जो रहेगा वो अच्छा खासा रहेगा, 103 वगैरह, हाई फीवर रहेगा एकदम, क्योंकि वन ऑफ द मेजर डिजीजेस है ये, छोटा मोटा अपना सर्दी खांसी नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। लाइफ साइकिल समझने के बाद अपने को सिम्टम्स याद रखना एकदम इजी। और लाइफ साइकिल भी कैसे याद रखना है, 2 दिन बाद 3 दिन के बाद बुखार आता है ना, इसलिए 2-3 दिन अपने को याद रखने हैं। कौन से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, स्पोरोजॉइट, संडे एस फॉर संडे, एस फॉर स्पोरोजॉइट, एम फॉर मंडे, एम फॉर म्यूरोजॉइट, टी फॉर ट्यूसडे, टी फॉर ट्रोफोजॉइट, ठीक है। क्लियर एकदम, ओके। और कुछ, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्टेट बोर्ड की नई वाली बुक ने थोड़ा सा मतलब गलत नहीं किया है, कुछ तो भी काटा है, ठीक है। मैं परसों के दिन देख रहा था स्टेट बोर्ड की बुक, कुछ तो भी इन्होंने स्पोरोजॉइट के बाद म्यूरोजॉइट वाली स्टेप शायद खा ली है, या फिर ट्रोफोजॉइट वाली स्टेप खा ली है, सीधा म्यूरोजॉइट के बाद शिजॉन्स बना दिया है, ऐसा कुछ तो भी किया है। तो पढ़ोगे तो भी टेंशन मत लेना, ये याद रखना, ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं है, ठीक है। बाकी स्टेट बोर्ड का पीडीएफ मैंने तुमको भेज दिया है, उसमें से तुमको पढ़ना है ये, ठीक है। फिर सिम्टम्स के बाद अपने को रहेगा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, इसका हम कैसे करेंगे, मलेरिया होने ही नहीं देना, इसका क्या उपाय है, इसका सीधा सीधा एक ही उपाय है,
कि मच्छर हीच नहीं रहने देने का ना, स्टैग्नेंट वाटर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। स्टैग्नेंट है ना, एक जगह पड़ा हुआ पानी। जैसे कूलर का काम हो गया, अभी समर खत्म हो जाएगा जून जुलाई में, तो कूलर को निकाल के उसकी टंकी को खाली कर देने का, उसमें स्टैग्नेंट वाटर नहीं रहना चाहिए। घर के आजू बाजू कहीं पर ऐसे छोटा सा पॉन्ड, कहीं पर कीचड़ ऐसा नहीं बना हुआ रहना चाहिए, क्योंकि पानी में ही वो अपने अंडे देते हैं मस्कीटोज, है ना। और फिर अंडों में से वो लार्वा निकलते हैं मस्कीटो के, छोटे छोटे से तैरते रहते हैं पानी में, कूलर के पानी में वगैरह देखे होंगे तुमने। एंड देन वो अपना स्टेज खत्म करके लाइफ साइकिल का, किसकी लाइफ साइकिल, एनोफेलस की नहीं, मस्कीटो के लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूँ अभी मैं। मस्कीटो अपने अंडे देते हैं और नए नए मस्कीटो पैदा होते हैं, तो मस्कीटो ही अगर नहीं रहेंगे तो ह्यूमन बीइंग को काटेंगे नहीं, ह्यूमन बीइंग को काटेंगे नहीं तो प्लाज्मोडियम कुछ कर नहीं पाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मस्कीटो न रहने की, कि स्टैग्नेंट वाटर, डर्टी वाटर शुड नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। दूसरी बात, अगर पानी है ही, अगर कुआं वगैरह है तुम्हारे पास, तो उस कुएं में गप्पी मासे पाड़ा, हिवताप टाड़ा, ऐसा कुछ तो भी लिखा रहता है एसटी बसेस पे, तुमने सुना होगा, गप्पी मासे, है ना, गंबूसिया फिश। ये गंबूसिया फिश क्या करते हैं, मच्छर के लार्वे को खाते हैं। तो अगर तुम्हारे घर पे कुआं वगैरह है तो उसमें गप्पी मासे, गंबूसिया फिश छोड़ देने का, तो मलेरिया, ये मस्कीटो के लार्वे को, हर एक मस्कीटो के लार्वे को, एनोफिलस के ही नहीं, क्यूलेक्स के भी, एडिस इजिप्टे की, सभी मस्कीटो के लार्वे को वो गप्पी मासे खा जाते हैं, ठीक है। फिर लार्विसाइडल कुछ चीजें अगर होगी लार्वा को मारने वाली, तो वो भी उसको पानी में रिलीज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो सब अपन करेंगे नहीं, क्योंकि पॉइजनस चीजें रहेगी। कुएं का पानी अपन भी यूज करेंगे तो जनरली ये अपन नहीं यूज करते, ठीक है। फिर अपना वही ओडोमॉस यूज करो। मैं किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, किसी कंपनी ने मेरे को नहीं बोला है, पर वही भावना समझ में आ रही है। और सबसे बेस्ट चीज अगर कोई है तो वो है मस्कीटो नेट्स। ये सब काम का नहीं है। मस्कीटोज एंड कॉकरोच तुमको पता है सबसे ज्यादा अडेप्टिव चीज है। 4 दिन ओडोमॉस लगाओगे, 4 दिन मॉर्टिन लगाओगे, 5वें दिन तुमको तुम्हारा जो मॉर्टिन है उसके ऊपर मस्कीटो घूमते हुए दिखेंगे, तुरंत अडेप्ट होते हैं, तुरंत, है ना। अपन ने देखा हुआ है, भयानक अडेप्टिव पावर है। सबसे बेस्ट है मस्कीटो नेट्स, मच्छरदानी, इसका कोई तोड़ीच नहीं है, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन है, सीधा सीधा मच्छर को काटने ही नहीं देने का। क्योर अगर बोलोगे, अगर हो गया मलेरिया तो क्या करने का, तो अपने को पता है क्विनाइन, क्विनाइन इसका मेडिसिन है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में चल रहा है, तो अपने को ये पता होना चाहिए। क्विनाइन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, मतलब वही क्विनाइन का ही वो फॉर्म है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एजेंट है, ये ट्रांसमिशन है, सिम्टम्स, प्रिवेंशन, क्योर। स्पेशल पॉइंट्स इस डिजीज के मुझे कुछ बताने हैं क्या तुमको? हाँ, मुझे तुमको बताने हैं। मस्कीटो इज प्रीवैलेंट, प्रीवैलेंट है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट। कहाँ पर? अफ्रीका में, अफ्रीका में अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, प्लाज्मोडियम की खासियत क्या है कि जिसको सिकल सेल अनीमिया होता है, सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है कि वो जो आरबीसी है उनका शेप ऐसा हाफ मून समान हो जाता है, सिकल समान, तो उसमें ऑक्सीजन स्ट्रेस आता है, उसका हीमोग्लोबिन एक्चुअली म्यूटेट हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, टाइटली पकड़ नहीं पाता है सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को। तो आरबीसी के साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन पड़ा हुआ रहेगा, फैला हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसके कारण ऑक्सीडेशन हो जाएगा प्लाज्मोडियम का, एंड द प्लाज्मोडियम विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो जिसको सिकल सेल अनीमिया है उसको मलेरिया नहीं हो सकता, और मलेरिया अफ्रीका में प्रीवैलेंट होने के कारण, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होने के कारण, अफ्रीकन पॉपुलेशन को अगर सिकल सेल अनीमिया होगा तो उनको मलेरिया से मरने के चांसेस उनके कम हो जाते हैं। तो वहाँ पर सिकल सेल अनीमिया का पॉजिटिव सिलेक्शन होता है। अपन वो नेचुरल सिलेक्शन पढ़ते हैं ना इवोल्यूशन में, तो सिकल सेल अनीमिया जो डिजीज है उसको सिलेक्ट किया जाता है किस रीजन में? अफ्रीका वाले रीजन में, ठीक है। मतलब यहाँ पर अपने को सिकल सेल एनीमिया है अगर, तो अपने लिए वो निगेटिव चीज है, पर अफ्रीका में सिकल सेल एनीमिया रहना पॉजिटिव चीज है, तो सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स वहां पर रहेंगे, ठीक है, मतलब अच्छी चीज रहेगी। तो ये एक चीज मलेरिया के कारण फेमस है, ठीक है। तो प्रीवैलेंट इन अफ्रीका, ये एक चीज याद रखना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मलेरिया। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज
कौन सा पढ़े, अमीबियासिस या एस्केरियासिस पढ़ते हैं।